सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा था थर्ड। कौन सा चल रहा था? अध्याय थर्ड, धातुएं एवं अधातुएं। धातुएं एवं अधातुएं चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक है हमारा धातु संक्षारण, और दूसरा है मिश्र धातु, और तीसरा है अमलगम। तो अमलगम क्या होता है या मिश्र धातु क्या होती है, और धातु संक्षारण तथा उसके बचाव। ठीक है, धातु संक्षारण से बचाव, यही सिर्फ टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के। और ये लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का या इस मतलब अध्याय का। और नेक्स्ट अध्याय में हम लेकर आएंगे कार्म तथा उसके यौगिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक इसे अवश्य देखें, क्योंकि इस पर टिप्पणियां आती हैं कि मिश्र धातु क्या होती है, अमलगम क्या होता है, उसके साथ साथ क्या धातु संक्षारण पर भी टिप्पणी आती है। तो ये नहीं कि वीडियो को आप मिस कर दें पूरी या थोड़ा बहुत देख करके छोड़ें। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स पूरा ही बनाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धातु संक्षारण। तो धातु संक्षारण होता क्या है? तो सुनो भाई, धातुओं की सतह का वायु या नमी, वायु नमी या रसायनों की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाना धातु संक्षारण कहलाता है। यानी जो धातु की सतह है उस पर नमी बोलें या फिर वायु की उपस्थिति या फिर रसायन की उपस्थिति में धीरे धीरे धातु का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? धातु संक्षारण कहलाता है। तो धातु संक्षारण की ये डेफिनेशन है, इसे अवश्य याद कर लेना, क्योंकि इसे ही लिख कर आना है एग्जाम में। दूसरा है धातु संक्षारण के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? ये मॉक क्वेश्चन यानी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु संक्षारण के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होगी, तभी धातु का ऑक्सीकरण या धातु का संक्षारण हो सकता है। इनकी अनुपस्थिति में धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। याद रखेंगे, कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। तो कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो संक्षारित होती नहीं है, जैसे कि तुम्हारी AU है ना, एग्जाम्पल में ले, प्लेटिनम PT आदि, ये संक्षारित नहीं होती हैं। तो AU मतलब गोल्ड सोना है, और प्लेटिनम ये संक्षारित नहीं होती, क्योंकि अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में ये सबसे नीचे आती हैं। कहाँ आती हैं? सबसे नीचे आती हैं। धातु संक्षारण के उदाहरण हैं। तो धातु संक्षारण के उदाहरण देखेंगे कि सिल्वर की वस्तुएं, जितनी भी सिल्वर की वस्तुएं हैं, वायु में पड़े रहने पर वो काले रंग की हो जाती हैं या काली हो जाती हैं, क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं या काली हो जाती हैं। अगर प्रश्न ये पूछे, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, जैसे एग्जाम में आएगा धातु संक्षारण, तो आपको उदाहरण डालना है और लिख देना कि सिल्वर की वस्तुएं वायु में पड़ी रहने पर या नम वायु में की उपस्थिति में कैसी पड़ जाती हैं? काली पड़ जाती हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये जो नम चांदी है या सिल्वर जो नमी के कारण या काली पड़ जाती है, ये काली पड़ जाती है तो वो किस पदार्थ के कारण पड़ जाती है? तो वहां पर हम बताएंगे सिल्वर सल्फाइड। तो उस पदार्थ जो काला रंग का पदार्थ होता है उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही वस्तुएं जो चांदी की वो कैसी हो जाती हैं? काली हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉपर की वस्तुएं वायु में हरे रंग की हो जाती हैं, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित CO2
अब देखो यहां तक तुम उदाहरण लिख सकते हो, कॉपर की वस्तुएं वायु में हरे रंग की हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? हरे रंग की हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब इतना एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन ये मॉक क्वेश्चन के लिए है, जो एमसीक्यू आते हैं 20 नंबर के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों, कारण पूछ लेगा क्यों, तो उसके लिए भी हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि कॉपर यानी Cu वायु में उपस्थित CO2 से, वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है, यानी CuCO3 बनाता है, जिससे इसके सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे इसकी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो कॉपर कार्बोनेट यानी कॉपर कार्बोनेट किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वायु में, उससे क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसलिए कॉपर पर हरे रंग की परत बन जाती है या चढ़ जाती है। अगला है, ये पूछ लेता है, देखो इससे अलग से भी टिप्पणी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जंग लगना किसे कहते हैं, है ना। तो जंग लगना भी एक किसका उदाहरण है? संक्षारण का ही उदाहरण है। जैसे लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण लोहे का संक्षारण जंग लगना यानी रस्टिंग कहलाता है। लोहे का संक्षारण जंग लगना या रस्टिंग कहलाता है, और लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। अगर लोहे पर एक बार जंग लग जाए और उस लोहे को आप पड़े रहने देना, और तो उस पर लोहे पर जंग लगना यानी जंग लगने की क्रिया धीरे धीरे गलाती रहेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि आपकी लोहे की वस्तु वहां होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम कि लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लगातार होती रहती है, जो संपूर्ण वस्तु को खत्म होने तक रहती है। जब तक संपूर्ण वस्तु लोहे की खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक सतत प्रक्रिया ये लोहे का संक्षारण होता रहेगा। लोहे में जंग लगना संक्षारण का सबसे नुकसानदायक रूप है। लोहे में जंग लगना क्या है? संक्षारण का सबसे नुकसानदायक रूप है। अब यहाँ पर जंग लगने का सूत्र या जंग का सूत्र क्या होता है? अभी बच्चों के हाफ अर्ली एग्जाम हुए थे, उसमें ये प्रश्न आ गया था कि जंग का सूत्र क्या है। तो जंग का सूत्र मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखाई है, Fe2O3 और XH2O। इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकता है वो तुम्हें, तो आप भ्रमित ना हो। Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और ये होते हैं NH2O। तो N या X ये क्या है? तो ये जल के अणुओं की संख्या है। ठीक है, कि एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती है। N का मतलब है पूर्णांक, कोई भी इंटीगर हो सकता है यहाँ पर, या X का। तो Fe2O3 NH2O या फिर Fe2O3 XH2O, इस रूप में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में मिल सकता है। आगे हैं, तो ये तो हमारे जो पीछे थे वो उदाहरण किसके हो गए हमारे, मतलब एक तो था उदाहरण तुम्हारा के सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, दूसरे कॉपर का जो है हरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पर, और तीसरा उदाहरण था लोहे पर जंग लगना। तो ये सारे उदाहरण किसके थे? संक्षारण के उदाहरण थे। अगर संक्षारण आए तो संक्षारण की परिभाषा और ये तीनों उदाहरण लिख के आना है, जो शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देना है, कॉपर की वस्तुएं हरे रंग की परत चढ़ जाना, ये क्या है? संक्षारण का उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हो तो दूसरा एग्जाम्पल वहां पर दे सकते हो, कौन सा? कि उस पर चांदी या सिल्वर की वस्तुओं का काला पड़ जाना। और तीसरा उदाहरण दे सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना। ये सब लोहे पर जंग लगना ये किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण। अब इसके बाद पूछेगा कि संक्षारण पर बचाव, संक्षारण को कैसे बचाव करते हैं? तो हेडिंग बनाएंगे कि संक्षारण, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उपाय। तो क्या उपाय है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए? तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए तेल लगाना, ये सबसे प्राचीन विधि है। ग्रीस लगाना और पेंट करना, और यशद लेपन, कलई करना, विद्युत लेपन, मिश्र धातु बनाना आदि विधियों से। ठीक है, ये जितनी भी अनेक विधियां हैं इनके द्वारा हम धातु के संक्षारण को बचा सकते हैं। अब जैसे ही धातु को संक्षारण से बचाव के बात आए
तो इन्हें हेडिंग बना बना करके आप लिखना है एग्जाम में। तो कैसे लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे कि तेल लगाना। अब ये तेल लगाने की जो पद्धति है बेटा वो सबसे प्राचीन पद्धति है कि तेल लगाना संक्षारण रोकने की, यह सबसे पुरानी और सरल विधि है। कैसी है, सरल विधि, जिसमें धातु की सतह पर तेल लगाकर या तेल का लेप लगा करके उसे नम वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं, नम वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं। जैसे हमारे चाकू हैं, छुरियां हैं, या खेती के औजार या मशीनों आदि को इस विधि द्वारा संक्षारण से बचाते हैं। तो पहले दरवाजों पर भी हम क्या करते थे, तेल लगा देते थे, जिससे धातु का संक्षारण का बचाव हो जाता था जब पेंट नहीं थी। ठीक है, जो इंजन से ऑयल निकलता था, जो इंजन के लिए मॉवी ऑयल होता है, जो निकलता था, खराब हो जाता था, वो बहुत काला पड़ जाता, उसे ही लेप कर देते थे। किस पर, धातु की सतह पर। अब धातु की सतह पर उसका लेप करने से क्या होता था कि धातु पर वायु का संपर्क नहीं हो पाता, और वायु और नमी का संपर्क होगा नहीं, धातु का कभी संक्षारण नहीं होगा, क्योंकि धातु के संक्षारण के लिए नमी और वायु की आवश्यकता है। और ऐसा होता नहीं है जब उस पर क्या, तेल का लेप हो जाता है। तो चाकू, छुरियां आदि खेती के औजारों को आप भी बचा सकते हैं किससे, तेल लगा करके। ठीक है, अगला है पेंट करना। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। तो पेंट करना, धातुओं की सतह पर पेंट करके भी उन्हें नम वायु के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। तो धातु की सतह पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तथा धातुएं संक्षारित नहीं हो पाती हैं, और इस विधि द्वारा लोहे के पुल उन पर पेंट की जाती है, रेल के डिब्बे उन पर भी पेंट, मोटर है, वाहन है, जितने भी उन पर पेंट की जाती है, खिड़की, दरवाजे वगैरह आदि पर संक्षारण से बचाया जा सकता है पेंट करके। ठीक है, अगली हेडिंग है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन विधि क्या है भाई, तो विद्युत लेपन में इस विधि द्वारा लोहे और स्टील पर टिन, लोहे और स्टील पर टिन, टिन को कलई भी बोल देते हैं, या स्क्रिप, या क्रोमियम जैसी धातुओं की परत चढ़ाकर इनको संक्षारण से सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं संक्षारित नहीं होती हैं। तो कौन सी, लोहे और स्टील पर किसकी परत चढ़ा देते हैं, टिन की, टिन या क्रोमियम जैसी धातु की परत चढ़ा देते हैं। अब टिन और क्रोमियम धातु क्या है, वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित नहीं होती है, तो जिससे लोहे तथा स्टील की वस्तु को भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, तो यशद लेपन लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु, कौन सी धातु लेंगे, Zn धातु की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वनीकरण कहलाता है, और जो इसे जंगीकृत होने से बचाती है। अब देखो, यशद लेपन या विद्युत लेपन वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा, जो बच्चों ने नहीं देखी है तो उसमें मैं बता दे रहा हूं कि एक को एनोड बनाते हैं और एक को कैथोड बनाते हैं। जिस धातु के ऊपर आप परत चढ़ा रहे हो, तो उस धातु पर क्या करते हैं हम, विद्युत विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा उस पर क्या करते हैं, किसी भी धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो वो विद्युत अपघटन विधि जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई है उसे देख लेना, उससे अगर वो देख करके आए हो आप तो समझ में आ रही होंगे कि यशद लेपन क्या है और विद्युत लेपन क्या है। अगला है मिश्र धातु बनाकर। और धातुओं को कैसे बचा सकते हैं कि मिश्र धातु बनाकर। तो यहाँ पर मिश्र धातु बनाकर हेडिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ मिश्र धातु को लेकर के आया हूँ, है ना। तो मिश्र धातु भी एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि एनसीईआरटी में है भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा लीजिए, जिससे आप एग्जाम में इस पर टिप्पणी लिखने के लिए काफी आती है। तो भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो मिश्र धातु क्या है, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु से, किसी धातु का किसी धातु या अन्य अधातु से समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है।
मिश्र धातु कहलाता है। और मिश्र धातु संक्षारण की प्रतिरोधी होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिरोधी, यानी संक्षारण को रोकने वाली होती हैं। ठीक है, संचरित नहीं होती हैं, ये संक्षारित नहीं होती हैं। इस प्रकार प्राप्त धातु के गुण मूल धातु के गुणों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मूल धातु से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मिश्र धातु के पीतल है, कांसा है, टांका आदि। ये क्या है? मिश्र धातु के उदाहरण हैं। अब मैं यहाँ पर एक मिश्र धातु में कौन कौन सी मिश्र धातु मिश्रित होती है, ठीक है। जैसे पीतल है तो पीतल में क्या मिश्रित है? कांसा है तो कांसा में कौन कौन सी धातु मिश्रित है, और टांका है तो टांका में कौन कौन सी धातु मिश्रित है, इसको लेकर के देखेंगे। तो देखो, विभिन्न मिश्रित धातुएं और उनके संघटक के उनमें क्या है। तो पीतल में प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं। तो तांबा और प्लस जस्ता, जस्ता को बेटा जिंक बोलते हैं और तांबा को Cu बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Cu। तो पीतल में पीतल उसमें क्या है? तांबा, कॉपर और जिंक Zn। तांबा को कॉपर भी बोलते हैं और जस्ता को जिंक भी बोलते हैं, फिर कभी कंफ्यूजन मत होना। इसलिए ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने तांबा प्लस जस्ता ही लिखा है। तांबा को कॉपर और इसको जिंक बोलते हैं। तो दो धातु मिश्रित होती हैं। घंटा धातु, जिसके घंटे बनाए जाते हैं, मंदिरों में लगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या मिश्रित होता है। तो घंटे में क्या होता है? तांबा और प्लस टिन, तांबा प्लस टिन धातु होती है। तांबा को मतलब कॉपर ही बोलते हैं और टिन तो टिन है ही, टिन को Sn से दर्शाते हैं और कॉपर तो Cu है ही। अगला है कांसा। कांसा जो धातु है, ये इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, इनको अवश्य देखना, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। इसमें तांबा तथा टिन मिश्रित होती है, तांबा तथा टिन इसमें मिश्रित होती है, कांसा बनाते हैं उसमें भी। और जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में तांबा प्लस जस्ता जिसे जिंक कहते हैं और निकिल, निकिल को Ni से भी दर्शाते हैं, Ni। ये तीन धातुएं मिश्रित होती हैं जर्मन सिल्वर में। एल्युमिनियम कांसा, एल्युमिनियम कांसा भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी क्या पूछते हैं। तो एल्युमिनियम कांसा में तांबा मिश्रित होगा और एल्युमिनियम मिश्रित होगा और लोहा, ठीक है। तो लोहा का संकेत तो आपको पता ही है, Fe है। एल्युमिनियम का आपको पता है Al होता है और तांबा का तो Cu होता है। गन मेटल, जिससे बंदूकें बनाई जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। गन मेटल, गन मेटल में तांबा मिश्रित होता है, यानी तांबा मतलब कॉपर धातु होती है Cu, और प्लस जस्ता Zn भी होती है और प्लस Sn टिन भी होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील, उसमें लोहा मिश्रित होता है और लोहा के साथ साथ क्रोमियम और निकिल भी होता है। लोहा के साथ क्रोमियम और निकिल होता है। निकिल को Ni से दर्शाते हैं और क्रोमियम को Cr से दर्शाते हैं और लोहा को Fe, ठीक है। टांका, टांका में क्या होता है? जो टांका है जिसे सोल्डर कहते हैं, जो तारों की वायरिंग की जाती है या तारों को जोड़ा जाता है, तो तारों को जोड़ने के लिए या तारों पर वेल्डिंग की जाती है, उसके लिए सोल्डर, टांका धातु, तो वो किसकी बनी होती है? टांका धातु टिन तथा लेड की बनी होती है। लेड को Pb बोलते हैं और टिन को Sn बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है? उसमें मिश्र धातु किसकी है? टिन तथा Pb, लेड यानी सीसा की बनी होती है। इसे तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसमें एल्युमिनियम और प्लस मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से और एल्युमिनियम को Al से। तो ये दो धातुएं मिश्रित होती हैं इसमें। तो ये जो मैंने तुम्हें बताई थी, इसमें से एक टांका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील, गन मेटल और एल्युमिनियम कांसा और कांसा, और उसके बाद में तुम्हारी पीतल, ठीक है। इन धातुओं में
कौन कौन सी मिश्र धातुएं होते हैं, इस पर एमसीक्यू प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनको तुम उदाहरण में भी दे सकते हो। एक और है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में निकिल होता है और क्रोमियम होता है और लोहा। ठीक है, ये तीन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है, निकिल, क्रोमियम और लोहा का। अब प्रश्न आता है अमलगम क्या होता है, जो कि मैंने बताया था तुम्हें अमलगम क्या होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे स्टार बना लीजिए क्योंकि अमलगम पर प्रश्न पूछ लिया गया है। ये अमलगम वाला प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछ लेते हैं। तो अमलगम क्या है, तो सुनो भाई, कुछ धातुएं जैसे तांबा है, सोना, टिन, कॉपर और सोडियम, पोटेशियम के मरकरी में बने विलयन को अमलगम कहते हैं। या मैं ऐसे बोलूं परिभाषा इसकी का अमलगम क्या है, किसी भी धातु का, ठीक है लिख लीजिए अगर ये सरल परिभाषा है, किसी भी धातु का पारा धातु के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है और अमलगम एक मिश्र धातु है। लेकिन शर्त यह है कि हर धातु का पारा धातु के साथ मिश्रण नहीं बन सकता। तो वो ऐसी कौन कौन सी धातुएं जिनका पारा धातु के साथ मिश्रण बनेगा और किसका नहीं बनेगा, तो वो ऐसी धातुएं हैं तांबा है, सोना है, टिन है, कॉपर और सोडियम जय और पोटेशियम। ये धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बना लेती हैं, लेकिन आयरन, प्लेटिनम जैसी धातुएं, आयरन, प्लेटिनम ये धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली लाइन का आयरन और प्लेटिनम क्या है, मिश्र धातु नहीं बनाती। अभी जो हाफिजली एग्जाम हुए थे बच्चों के, तो उसमें ये प्रश्न पूछ लिया कौन सी ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, तो उसमें ऑप्शन था प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम राइट आंसर था उसका। तो ये नहीं सोचे कि हम आपके लिए ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और उसके साथ साथ थोड़े भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कंप्लीट कराएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन साइंस का चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो थ्योरी के क्वेश्चन हो, मेरे बनाए हुए पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा। 7-8 साल से मैं साइंस पढ़ा रहा हूं और एनसीईआरटी बुक पर ही एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो याद रहना चाहिए आपके लिए, कहीं से भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगला है सोने की मिश्र धातु। तो सोने की मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है, तो देखो शुद्ध सोना काफी नरम होता है, यहाँ नम नहीं है, नरम होता है। अब मेरी बात समझिए कि जो हम शुद्ध सोना लेते हैं उस शुद्ध सोना बहुत ही सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट से कोई भी हार्ड वस्तु बनाई जा सकती है नहीं, आभूषण सोने से बनाए जा सकते हैं नहीं। तो हम उसमें क्या करते हैं, और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। कितना होता है, 24 कैरेट सोना होता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, इसकी कठोरता, क्योंकि हमें आभूषण बनाने के लिए कठोर होने चाहिए, तथा मजबूती यानी मजबूत होने चाहिए, बढ़ाने के लिए इसमें चांदी यानी सिल्वर एजी या फिर तांबा, कॉपर, सीयू आदि मिला देते हैं। तो हम इसको जो नरम सोना होता है उसमें क्या मिला देते हैं हम, 2 कैरेट। अगर ये 24 कैरेट है तो मान लेते हैं कि इसके 22 कैरेट सोने लेते हैं, और 2 कैरेट भाग या तो हम चांदी का मिश्रित करेंगे या फिर कॉपर का मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे यह आभूषण निर्माण के लिए उपयुक्त बन जाता है, आभूषण निर्माण के लिए उपयुक्त बन जाता है। और जैसे उदाहरण, आभूषण निर्माण के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है, अर्थात 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना शुद्ध सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी होता है। 2 भाग उसमें तांबा या चांदी का मिश्रित कर देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, ये जो सुनार होते हैं ये आपको शुद्ध सोना यानी शुद्ध धातु के सोने के आभूषण नहीं बना के देते हैं, यानी 22 कैरेट सोना नहीं होता है, इनका 18 कैरेट
और 19 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, ये आपको ज्यादा तांबा और चांदी मिश्रित करके भी सोना दे देते हैं। अगर 22 कैरेट सोना होगा तो उसकी चमक कभी नहीं जाएगी। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना से तो धातु आभूषण नहीं बन सकते, तो आभूषण कितने कैरेट के बने होने चाहिए। सुनार से जब भी आभूषण खरीदें तो उससे पहले पूछ लें कि कितने कैरेट का बना है। अगर 22 कैरेट का है तो वो सोना शुद्ध सोने के आभूषण में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 2% तो तांबा या चांदी को मिश्रित हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्डनेस और मजबूती बनाने के लिए, क्योंकि सोना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ये था हमारा लास्ट। इसके बाद में कुछ भी नहीं है। अगर शायद आपको पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है प्राचीन भारतीय धातु कर्म के बारे में, तो उसे पढ़ लेना। एक स्तंभ है जो लोहे का स्तंभ है, उसे पढ़ लेना। तो वो एक्स्ट्रा जानकारी है, वो मैंने यहाँ पर पढ़ाया नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और अगला जो चैप्टर हम लेकर आएंगे तो वो कार्बन तथा उसके यौगिक, और इसके लिए अपना चैप्टर क्लियर कर लीजिए, एमसीक्यू लगाकर देख लीजिए। और धातु वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा टॉपिक पर देना है तो भर्जन, निष्ठापन, धातु संक्षारण में दिया है विद्युत अपघटन विधि, इन पर अच्छा टॉपिक देना। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु तथा अधातुओं के रासायनिक तथा भौतिक गुण, इन पर आप ज्यादा टॉपिक को तैयार करना, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं अगला चैप्टर कार्बन था उससे यौगिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए। और अब वीडियो साइंस की लगातार ही आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।